वेलकम टू फ्री एजुकेशन पॉइंट। और आज हम पेपर सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, आज हम सेमेस्टर 3 का आईटीआई, ठीक है, आईटीआई का पेपर नंबर जो है सेकंड, पेपर नंबर जो सेकंड ये दिख रहा है आपको, ये सॉल्व कर रहे हैं। ये 2017 का पेपर है। तो इंग्लिश का पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है तो इस वीडियो को देख लीजिए, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला पेपर शुरू करते हैं हम। चुंबक की शक्ति अपने ध्रुव के नज़दीक होती है। ठीक है, ध्रुव के नज़दीक। तो आप देख सकते हैं ये चुंबक है, ये इसकी बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये चुंबक है, ये इसकी बल रेखाएं होती हैं। तो जो यहाँ पर ये होते हैं, ये एन एस ध्रुव होते हैं। एक एन एस होता है और एक एन होता है, एक एस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई हम लोहे का टुकड़ा रखते हैं तो ये इन दोनों की तरफ ज़्यादा जाता है। ठीक है, इधर जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा, बीच में नहीं जाता है। तो इसके ध्रुव पर जो चुंबक की शक्ति होती है वो कैसी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। ठीक है ना। तो इसमें हम जो ऑप्शन हमारा है ये हमारा अधिक वाला होना चाहिए, दूसरे वाला। तो हमारा जो होता है ये अधिक होती है ध्रुव पर। तो यहाँ पर हम इसको टिक लगाएंगे अधिक। दूसरा वाला, चुंबकीय फ्लक्स को अक्षर डैश के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया है, फाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये फाई होता है, फाई ये पूरा गोल होगा ऐसे। ठीक है, तो ये होता है फाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो सेकंड नंबर का सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये ग। ठीक है, इसको तीसरे नंबर का बोलेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ एक बंद परिपथ है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स डैश के द्वारा निर्मित होता है। तो ईएमएफ के द्वारा तो हमारी करंट बहती है। ठीक है, और जो ग पे है वो करंट ही लिखा हुआ है। और ख एमएमएफ, तो इसका जो ऑप्शन है वो ख सही है, एमएमएफ, क्योंकि मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से ही जो हमारा है चुंबकीय परिपथ बनता है। चौथा क्वेश्चन, एमएमएफ का पूर्ण शब्द क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे मैंने बताया, एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि इसमें पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। चिकनी सतह में डैश घर्षण होता है जबकि खुरदरा सतह में डैश घर्षण बल होता है। तो ऑप्शन दे रखा है कम या अधिक। तो चिकनी सतह में क्या होता है, कम ही होता है, क्योंकि हम उसमें फिसल जाते हैं। अगर घर्षण ज़्यादा होता तो हम उसमें नहीं फिसलते। और खुरदरी सतह में जो घर्षण होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो वैसे तो पहला और दूसरा सही बैठ रहे हैं, लेकिन दोनों को कैसे बैठेंगे, तो दोनों हमारे बैठेंगे ग वाले ऑप्शन से, दोनों क और ग, क और ख। ठीक है, तो पहले वाले में चिकनी सतह में कम घर्षण होता है, यहाँ पर आ जाएगा कम, और यहाँ पर आ जाएगा, जबकि खुरदरी सतह में अधिक घर्षण होता है। अब आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको देख लेते हैं, क्या कहता है, प्रत्यास्थता। ठीक है, के मापांक ई इकाई होती है, यानी कि इसकी ई प्रत्यास्थता की मापांक ई इकाई होती है। तो इसका जो हमने सॉल्व किया था तो इसका सेकंड वाला निकला था किलोग्राम पर सेंटीमीटर। एक अच्छा संचालक पदार्थ है, संचालक, पेपर संचालक। संचालक एक तरीके से जो होता है जैसे ऊष्मा का संचालक या विद्युत का संचालक, चालक बोल सकते हो आप। तो जो होता है पेपर में हमारी हीट नहीं ट्रांसफ़र होती, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला सिरेमिक। ठीक है, सिरेमिक से भी नहीं होती है। लोहा, लोहे से हीट होती है, लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी देखें ना, चौथा ऑप्शन है चांदी। तो चांदी सबसे बेस्ट होता है ऊष्मा के लिए भी और करंट के लिए भी। तो चांदी में ऊष्मा और करंट दोनों अच्छे से बहती हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छा चालक है, यानी संचालक है। और ये कह रहा है तात्विक अर्धचालक एक डैश का अर्धचालक है। ये इंसेंट्रिक जो हमने इंग्लिश में पढ़ा था वो, उसके लिए जो होता है ये अर्धचालक बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है, ये कोई भी अशुद्धि नहीं होती इसमें। ठीक है, हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत लागू होता है। एक वस्तु के द्वारा विस्तृत दाब गणन करने में निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है, कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन हमारा आ रहा है P इजिकल टू एफ ए। ठीक है, देखो बल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है P इजिकल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऐसा कोई ऑप्शन है तो हमारे पास पहला वाला ऑप्शन मिल गया, P इजिकल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, इसके अलावा और कोई सा नहीं है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जब चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण है, चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबक, लोह चुंबक और यह है सभी। तो ये है सभी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये लास्ट वाला होगा, डी ऑप्शन, जिसको बोलेंगे हम घ। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर तक हमने कर दिया है। अब हम
12 नंबर पे चले जाएंगे। बैटरियों का श्रेणी जोड़ डैश के लिए उपयोग किया जाता है। जब आपको पता है आप घर में जो आपकी छोटे मोटे खिलौने होते हैं तो उसमें आप क्या करते हो, बैटरी को 2 सेलों को लगाते हो, जो कि एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है और 2, ठीक है, दोनों को जब आपने जोड़ा तो कितने वोल्ट का हो गया, वो लगभग 3 वोल्ट। तो ये वोल्टेज बढ़ी है ना कि करंट। तो बैटरी का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है, ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारी बढ़ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ये पहला सही होगा। जब श्रेणी RL परिपथ में अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज की आवृत्ति बढ़ता है तो इसका इंडक्टिव प्रतिकारक क्या होता है, तो इसका इंडक्टिव प्रतिकारक बढ़ता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है XL, ठीक है, XL = 2 पाई f × L। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अगर मैं 10 से 20 कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो बढ़ता है। 1472 वाट को HP में बदलो। आपको पता है 746 वाट में होते हैं हमारे 1 हाउस पावर, ठीक है, 1 HP। तो आप यहीं पे लिख दोगे कि भाई 1472 यानी कि 1/746 गुना 1472, तो हमारा लगभग 1.09 या 9 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ख यानी लगभग 2 हाउस पावर इसमें सही ऑप्शन बैठेगा। तो ये वाला तो हमारा पेज हो गया, ठीक है। अब हम इसको पलट लेते हैं, दूसरे पेज में देखते हैं कि दूसरे पेज में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वायुमंडलीय दाब को डैश से मापा जाता है। आपको पता है बैरोमीटर से मापते हैं, तो कहीं पे बैरोमीटर लिखा तो जो दूसरा नंबर है ख उसमें बैरोमीटर लिखा है। पहला वाला है मरकरी मैनोमीटर, ये नहीं मापता। दूसरा है मरकरी बैरोमीटर, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। बाकी भी पढ़ लेने चाहिए हमें, मरकरी गैल्वेनोमीटर और मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा वायुमंडलीय दाब है वो मरकरी बैरोमीटर से नापते हैं। मरकरी हम बोलते हैं पारा को, ठीक है, पारा, जो कि आपके जो थर्मोमीटर है उसमें भरा होता है। तो इसका ऑप्शन जो नंबर है ये ख यानी दूसरा वाला सही है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है 2 की घात 2 × 2 की घात 1। तो आपको पता है x की घात n गुणा x की घात m क्या हो जाता है, ये जो आधार हैं दोनों सेम है, तो x की घात n प्लस x की घात, यानी कि दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ दोनों घातें जुड़ रही है तो यहाँ पर भी जुड़ दीजिए। 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 + 1 यानी 2 की घात हो जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है, और 2 की घात 3 यानी कि 2 × 2 × 2 यानी कि हो जाएगा 8। तो हमारा 8 आंसर सही होगा। इसमें हमारा 8 आंसर जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला भी कर लेते हैं। b की घात 3 गुना b की घात -1। तो यहाँ पर भी सेम होगा, b की घात 3 - 1 यानी b की घात 2। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर वाला ऑप्शन सही है। x की घात 2 - 25 बराबर, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, हम इसमें देख लेते हैं, x की घात 2 - 25 बराबर 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब बराबर 0 रखा तो x² = 25 और x की घात उधर जाएगी तो √25 हो जाएगा, √25 का मान होता है 5, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहले वाला सही है। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं आएगा। 20 वाले जो क्वेश्चन है इसमें जो होता है औसत शीर्ष या दोनों का और ख, इसने कहा AC साइन वेव का शीर्ष वोल्टेज डैश से अधिक होता है। किससे अधिक होता है, तो ये औसत मान से भी और RMS वैल्यू से, दोनों से अधिक होता है। 20 मैक्सिमम वोल्टेज AC, इनमें से इसमें इसके RMS मान ज्ञात कीजिए। RMS तो IRMS बराबर होता है I मैक्सिमम अपॉन √2। तो अगर आप अपॉन √2 लगा रहे हो, ठीक है, तो इसको अगर ऊपर करते हैं तो 0.707 होता है, इंटू आप 20 करोगे यानी कि 0.707। अगर यहाँ पे हम करते हैं 0.707 इंटू 20, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा लगभग आएगा 14 दशमलव कुछ, ठीक है। इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा, जो कि इसमें नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। पावर फैक्टर क्या होता है, जो इसने दे रखा है 22 वाले क्वेश्चन में VI cos थीटा या फाई, तो ये तो पावर का हो गया, P = VI cos थीटा, तो ये तो नहीं होगा पहला। दूसरा R/Z यानी कि प्रतिरोध बटे रिएक्टेंस प्रतिघात, ठीक है, ये AC में होता है। तो इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड वाला सही है। 23 नंबर जो है क्वेश्चन उसको भी देखते हैं। ये कह रहा है 3 जो है 100 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या, अगर श्रेणी में जोड़ते हैं तो जुड़ जाएंगे तो वो हो जाएगा 300 ओम। तो इसका जो ऑप्शन है दूसरे नंबर का वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है
3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटरों को श्रेणी में जोड़े जाते हैं, ठीक है, ये दोनों श्रेणी में जोड़ते हैं तो कुल कैपेसिटेंट कितना होगा। अगर श्रेणी में जोड़ते हैं तो 1/C यानी टोटल इज इक्वल टू C1 + C2, अगर श्रेणी में जोड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे 3 और दूसरी जगह पर हम रख देंगे 6। तो यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर आ गया 3, तो ये यहाँ जाएगा आपस में गुना हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 6 3 9 और नीचे हो जाएगा 6 3 18, ये हो गया 1/C। जब इसको उल्टा करेंगे तो 18/9 हो जाएगा, यानी कि 2 9 दूनी 18 यानी कि 2। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2 माइक्रोफैरड। 10 सेल को श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़े जाते हैं, कुछ सेलों को समांतर में जोड़े जाते हैं, प्रत्येक सेल वोल्टेज 1.5 वोल्ट हो तो दोनों मामलों में कुल वोल्टेज कितनी होगी। अगर 1.5 वोल्ट का सेल है, ठीक है, 1.5 वोल्ट का सेल है, अगर ऐसे ऐसे 10 को जोड़ेंगे हम तो कितनी हो जाएगी, तो 15 वोल्ट हो जाएगी। नॉर्मल सी चीज़ है, 1.5 10 बार करके देख लो आप, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और अगर इनको हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो 15/10 तो कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है, 15 और 1.5। तो किस में ऑप्शन में है, पहला वाला। तो हमारा पहले वाला जो आंसर है वो सही है। अगर आपको इसमें कोई लगता है कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो थ्योरी है उसको भी पढ़ेंगे, फिर अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना थ्योरी के नहीं समझ में आते। जैसे कि मैंने आपको ये लास्ट वाले 23 और 24 और 25 वाला बताया, इसको पहले हम सर्किट से समझते हैं। मेरी और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने समझा रखा है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, तो उनसे भी आप शायद इसको समझ पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आ रही जो मैं ये अभी बना रहा हूँ, या मैं जो कॉपी पेन से बनाता हूँ वो वाली पसंद आती है, या फिर ब्लैक बोर्ड पर जो बनाता हूँ मैं वो वाली पसंद आती है। तो जो वीडियो आप बनाने के लिए कहेंगे, जिस टाइप की बोलेंगे मैं उसी टाइप की बनाना फिर पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को ये सही दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको किस टाइप में वीडियो चाहिए, ठीक है, कौन से मेथड से मैं वीडियो बनाऊँ। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।